हेलो स्टूडेंट, एसएम एजुकेशन सर्विसेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं एसके सिंह आज बात करने वाला हूँ नीट यूजी 2020 के बारे में। इसमें हमारा 10 क्वेश्चन है। ये हमारा ही नहीं, स्टूडेंट का भी है और पेरेंट्स का भी है, जिनका जो कि नीट यूजी 2020 का एग्ज़ाम दिए हैं और आज आंसर की आया है और इसके एक वीक बाद रिजल्ट आने वाला है। तो इन 10 क्वेश्चन का मैं आंसर करूंगा और 10 क्वेश्चन में आपका बहुत कुछ सॉल्यूशन मिलेगा, बहुत अच्छा आपको बेनिफिट मिलेगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको काउंसलिंग समझ में आएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा है कि भारत में एमबीबीएस में एडमिशन होती कैसी है। दूसरा क्वेश्चन है काउंसलिंग कैसे होती है। थर्ड क्वेश्चन है काउंसलिंग में कौन कौन से बातों पर रखनी होती है ध्यान। और फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है ऑल इंडिया कोटा 15% क्या है। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है स्टेट काउंसलिंग क्या है। सिक्स नंबर का काउंसलिंग है गवर्नमेंट कॉलेज में सीट कैसे मिलेगी और प्राइवेट डीम्ड में सीट कैसे मिल सकती है। 7 नंबर का क्वेश्चन है कितने स्कोर पे कितने बजट जा सकते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन है स्कोर बहुत कम है तो एडमिशन कैसे होगा। 9th नंबर का क्वेश्चन है आरक्षण का लाभ कहाँ कहाँ और कैसे मिलेगा। और लास्ट 10th नंबर का जो क्वेश्चन है काफ़ी इंटरेस्टेड है, इसका है क्या डायरेक्ट एडमिशन होती है या फिर क्या किसी भी इंस्टीट्यूट्स में एमबीबीएस का सीट भी बुकिंग होती है एडवांस में। इन सारे सवालों का मैं जवाब देने वाला हूं, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। इन सब क्वेश्चन का आंसर करने से पहले मैं आपको बता दूं कि भारत में टोटल अगर एमबीबीएस कॉलेज का बात किया जाए तो 542 एमबीबीएस कॉलेज में अभी तक जो सीट है वो 80,553 सीट अवेलेबल है। ठीक है, इन सारे सीटों पे जो एडमिशन होगी वो नीट के थ्रू ही होगी। ठीक है, जो स्टूडेंट नीट के एग्ज़ाम दिए हैं और वो क्वालिफाई हो चुके होंगे उन्हीं स्टूडेंट को इन सारे सीटों पे एडमिशन हो पाएगा, अदरवाइज सीट नहीं मिलेंगे। अब पहला क्वेश्चन का आंसर मैं कर रहा हूँ इंडिया में एमबीबीएस में एडमिशन होती कैसे है। तो इंडिया में एडमिशन होने का मात्र एक ही तरीका है, वो ओनली काउंसलिंग के थ्रू ही इंडिया में आप एडमिशन ले सकते हैं। और वैसे स्टूडेंट जो कि नीट क्वालिफाई कर चुके हैं, अदरवाइज कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। दूसरा क्वेश्चन था काउंसलिंग होती कैसे है। काउंसलिंग ऑनलाइन होती है। काउंसलिंग दो तरीके से होती है, पहला होता है सेंट्रल काउंसलिंग और दूसरा होता है स्टेट काउंसलिंग। यानी कि सेंट्रल काउंसलिंग में आपको ऑल इंडिया कोटे के 15% गवर्नमेंट सीट होती है और 100% होती है वो डीम्ड यूनिवर्सिटी की सीट होती है। यानी कि जो सेंट्रल काउंसलिंग में डीम्ड यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करती है, टोटल 45 डीम्ड यूनिवर्सिटी है और इंडिया के जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं इनका 15% सीट पार्टिसिपेट करती है। और इसका जो काउंसलिंग होता है वो एमसीसी के साइट पे होता है www.mcc.nic.in। और इन काउंसलिंग में जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नमेंट कॉलेज के एक भी सीट नहीं होते हैं। जम्मू एंड कश्मीर का अलग काउंसलिंग होता है और स्टेट काउंसलिंग होता है। ठीक है, इस सीट के लिए इंडिया के किसी भी स्टेट का स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है काउंसलिंग में कौन कौन से बात पर रखनी होती है ध्यान। तो काउंसलिंग में आपको ध्यान रखना है कि आपका स्कोर कितना है। क्या आपका स्कोर गवर्नमेंट कॉलेज के लायक है या प्राइवेट के लायक है या डीम्ड यूनिवर्सिटी के लायक है। क्या आपको स्टेट काउंसलिंग से सीट मिल सकता है या फिर ऑल इंडिया कोटे से सीट मिल सकता है या फिर जिस तरीके से भी मिल सकता है। आपका कट ऑफ क्या है, रैंक क्या है, आपका बजट क्या है, इन सारे चीज़ों पे आपको ध्यान रखना होता है, तभी आप काउंसलिंग कीजिए। और हर एक स्टेट के कॉलेज के बारे में जानिए कि कौन सा कॉलेज कैसा है, क्वालिटी वाइज कौन सा कॉलेज अच्छा है, क्वालिटी वाइज कौन से कॉलेज ख़राब है। बहुत सारे कॉलेज की इमारतें बहुत बड़े बड़े तो होते हैं लेकिन उसमें एजुकेशन के मामले में बिल्कुल जीरो होते हैं। तो इन सारे चीज़ों को भी ध्यान रखना होता है। और साथ में आपको ये भी सोचना होता है कि कौन कौन से स्टेट के लिए रजिस्ट्रेशन करें, ताकि आप अगर 4 स्टेट के रजिस्ट्रेशन करते हैं तो बहुत सारे स्टेट में सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट करना होता है। किसी स्टेट में 2 लाख होता है, किसी स्टेट में 1 लाख होता है। तो अगर इस तरीके से अगर आप 5 स्टेट का रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो 10 लाख रुपीज़ और 4 स्टेट का कराते हैं तो 8 लाख रुपीज़। ठीक है, इसको भी बैलेंस करके चलना पड़ता है। साथ में आपका जो ट्यूशन फी होता है कॉलेज का वो भी पेमेंट करना होता है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। फोर्थ नंबर पे आपका ऑल इंडिया कोटा का 15% काउंसलिंग क्या है। तो ऑल इंडिया कोटा का जो 15% काउंसलिंग है इसमें
इंडिया के सभी स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेज यानी कि जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के इंडिया के जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, इसका 15% सीट होती है वो सेंट्रल काउंसलिंग के थ्रू कराई जाती है। ठीक है, और सेंट्रल काउंसलिंग में आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी भी होता है। डीम्ड यूनिवर्सिटी टोटल 45 है, इनके जो सीट है 8000 सीट अवेलेबल होते हैं। ठीक है, अगर ऑल इंडिया कोटे के 15% कोटे के जो काउंसलिंग होती है जिसमें गवर्नमेंट कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं, इसमें 2 ही राउंड होते हैं, राउंड 1 और राउंड 2। इसके बाद जो भी सीट बचती है वो रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूट्स, स्टेट के रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूट्स को ट्रांसफ़र कर दी जाती है। अब बात करते हैं डीम्ड का, तो डीम्ड का भी काउंसलिंग एमसीसी ही कराती है, www.mcc.nic.in। ठीक है, डीम्ड का ये भी कराती है, लेकिन इसका जो राउंड होता है वो 4 राउंड होता है, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 को बोलते हैं मॉप अप राउंड, और राउंड 4 को बोलते हैं स्टे वैकेंसी राउंड। ठीक है, अगर इसके बाद भी सीट होती है तो स्टे वैकेंसी राउंड 2 भी हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है आपका ऑल इंडिया कोटा 15% की काउंसलिंग, जो कि सेंट्रल काउंसलिंग जिसको बोलते हैं। इसको जो काउंसलिंग कंडक्ट कराई जाती है वो एमसीसी के साइट पे यानी कि www.mcc.nic.in पे ही आपका इसका काउंसलिंग प्रोसेस होगा रिजल्ट के बाद। अब 5 नंबर जो क्वेश्चन है वो है स्टेट काउंसलिंग क्या है। अब स्टेट काउंसलिंग क्या है इस पे विचार करते हैं। इसका आंसर है कि स्टेट काउंसलिंग जो होती है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कराई जाती है। ठीक है, स्टेट काउंसलिंग में 2 तरीके के इंस्टीट्यूट्स पार्टिसिपेट करते हैं। पहला 85% कोटे वाली गवर्नमेंट, ठीक है, और 100% सीट के साथ प्राइवेट कॉलेज पार्टिसिपेट करती है। ठीक है, और इसके साथ स्टेट काउंसलिंग में एक और होता है जिसमें कि बोलते हैं उसको डोमिसाइल और नॉन डोमिसाइल। ठीक है, तो बहुत सारे स्टेट होते हैं डोमिसाइल होते हैं, बहुत सारे स्टेट होते हैं नॉन डोमिसाइल होते हैं। डोमिसाइल का मतलब हुआ वैसा स्टेट जहाँ के स्टूडेंट रहने वाले हैं, यानी कि जहाँ का उनका निवास है, वही स्टूडेंट डोमिसाइल स्टेट के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं, गवर्नमेंट या प्राइवेट के लिए। और बहुत सारे ऐसे भी स्टेट हैं जो कि नॉन डोमिसाइल है, वहाँ पे किसी इंडिया के किसी भी स्टेट के स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं, गवर्नमेंट के लिए नहीं, सिर्फ प्राइवेट के लिए। नॉन डोमिसाइल स्टेट में अगर आप काउंसलिंग कराना चाहते हैं, सीट लेना चाहते हैं, तो उस स्टेट में सिर्फ आप प्राइवेट के लिए ही काउंसलिंग कर सकते हैं। बहुत सारे स्टेट है, लगभग 12 से 14 स्टेट ऐसा है। और स्टेट काउंसलिंग जो होती है मैंने आपको बताया कि ये भी 4 तरीके की होती है। राउंड 1 के बाद जो भी सीट बचती है वो राउंड 2 के लिए चला जाता है। राउंड 2 के बाद जो भी सीट बच जाती है वो मॉपअप राउंड होता है। मॉपअप के बाद जो भी सीट बचती है उसके लिए स्टे वैकेंसी राउंड होती है। बहुत सारे ऐसे भी स्टेट है जहाँ की स्टे वैकेंसी राउंड नहीं होती है, जैसे कि बिहार में स्टे वैकेंसी राउंड नहीं कराई जाती है। और जब काउंसलिंग का बात करें और सीट का बात करें तो जो भी स्टूडेंट काउंसलिंग कर रहे हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट को फ़ोन कॉल भी आता होगा कि मैं डायरेक्ट एडमिशन करा दूंगा, सीट बुकिंग करा दूंगा, तो ऐसा कहीं रूल नहीं है। जो भी सीट मिलेगा वो काउंसलिंग प्रोसेस से ही मिलेगा, अदरवाइज दूसरा कोई उपाय नहीं। 6 नंबर क्वेश्चन है गवर्नमेंट कॉलेज में सीट कैसे मिलेगी और प्राइवेट एंड डीम्ड में सीट किस तरीके से मिल सकता है। गवर्नमेंट कॉलेज में सीट लेने के लिए पहला नंबर तो आपको सेंट्रल काउंसलिंग जो होता है 15% कोटा, इसके थ्रू आप गवर्नमेंट की सीट ले सकते हैं, या फिर स्टेट काउंसलिंग में 85% कोटे की जो काउंसलिंग होती है इसमें आप सीट ले सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट का बात करें, अगर 85% कोटे का, तो इसमें सिर्फ डोमिसाइल स्टूडेंट को ही सीट मिलता है। ठीक है, इसमें कैटेगरी वाले स्टूडेंट को काफ़ी बेनिफिट भी मिलता है। ठीक है, और गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। आप 15% ऑल इंडिया के थ्रू जा सकते हैं, या फिर 85% स्टेट के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। और आप अपने स्टेट में ही सीट ले सकते हैं सिर्फ गवर्नमेंट का, अदरवाइज किसी और स्टेट में नहीं ले सकते हैं। 7वां नंबर का क्वेश्चन है कितने स्कोर पे कितने बजट जा सकता है। जिनका स्कोर 550 से प्लस है, जिनका स्कोर 550 या इससे ज़्यादा है, उनका अगर बजट का बात किया जाए तो 10,000 से लेके 5-10,000 से लेके आपको 2 लाख 5 लाख तक बजट जा सकती है। ये वेरी करता है आपको स्टेट पे और कैटेगरी पे, आपका कैटेगरी क्या है और आपका स्टेट का है। बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहाँ की कट ऑफ काफ़ी हाई जाता है, और बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहाँ की कट ऑफ बहुत नीचे रह जाता है। ठीक है, इस पे वेरी करता है। ये था गवर्नमेंट का।
और वैसा स्टूडेंट जिनका कि स्कोर 150 से ज़्यादा है, यानी 150 और 150 से ज़्यादा, यानी कि जस्ट क्वालिफाइड और इससे ज़्यादा है, तो उन्हें सिर्फ प्राइवेट कॉलेज मिल सकता है। तो प्राइवेट कॉलेज का अगर बजट का बात किया तो कम से कम 40 लाख टू 1.3 CR जा सकता है, यानी कि कम से कम 40 लाख और ज़्यादा से ज़्यादा अगर बात किया जाए तो 1.3 CR आपको जाएगा। अब डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके का काउंसलिंग कर रहे हैं, ठीक है। इसमें काउंसलिंग का बहुत ज़्यादा रोल होता है। अगर हम डीम्ड यूनिवर्सिटी की बात करें तो डीम्ड के लिए आप अगर जस्ट क्वालिफाइड हैं और इससे ज़्यादा स्कोर है तो आपको कम से कम, पिछले साल का अगर फी का बात किया जाए तो सबसे कम था, श्री सिद्धार्था का था 11,25,000 पर ईयर फी था। 11,25,000 से 25 लाख पर ईयर फी जा सकता है। 25 लाख पर ईयर जो फी था वो था पिछले साल डॉक्टर DY पाटिल मेडिकल कॉलेज, नवी मुंबई। तो इस पे आपको एक और आंसर करता हूँ कि डीम्ड और प्राइवेट में अगर आपका स्कोर कम है तो आपको बजट देखना होगा, स्टेट देखना होगा बजट के साथ, ठीक है। और आपको बैलेंस बना के चलना होगा। अगर आप बैलेंस नहीं बनाते हैं तो हो सकता है कि आपको नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें बैलेंस आपको हमेशा की तरह बनाना होगा। अब बैलेंस किस तरीके से बनती है, सबसे पहले तो आपको देखना होगा हर एक कॉलेज के, हर एक स्टेट के हर एक कॉलेज के बारे में जानना होगा कि कौन से कॉलेज के क्या फी है, क्या कट ऑफ पिछले साल गई थी। और वो पिछले साल के कट ऑफ पे ही नहीं जाना है, क्योंकि हर एक साल कट ऑफ चेंज होते रहता है, लेकिन थोड़ा बहुत उससे हमको सीखना है, ठीक है। यानी कि पहला नंबर पे सटीक जानकारी लेना है, सटीक और अच्छा जानकारी। दूसरा नंबर पे अपना बजट को अच्छी निर्धारित करना है, अपने बजट को देखना है कि क्या बजट हमारा है। और थर्ड नंबर पे आपको मल्टीपल स्टेट काउंसलिंग करना है। मल्टीपल का मतलब आपको बैलेंस करके चलना है, यानी कि बहुत सारे स्टेट के लिए आप अगर रजिस्ट्रेशन कराते हैं, सपोज 5-7 स्टेट का रजिस्ट्रेशन करा लिए, तो बहुत सारे स्टेट के सिक्योरिटी अमाउंट भी होता है, 2 लाख रुपये रजिस्ट्रेशन फी भी होता है, ठीक है। तो अगर इन सारे चीज़ों को अगर आप करते हैं, 5 स्टेट का रजिस्ट्रेशन करते हैं तो 2-2 लाख रुपये सिक्योरिटी अमाउंट देते हैं, तो आपको 10-12 लाख तो ऐसे ही हो गया। इसके अलावा आपको ट्यूशन फी भी देना होता है। तो इन सारे चीज़ों को आपको बैलेंस करना होगा। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप स्टेट को काउंसलिंग करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, उतने ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा, उतने ज़्यादा आपको सीट मिलने की चांसेस बनती है जिनका कि स्कोर कम है। 9th नंबर का जो क्वेश्चन है यह है कि आरक्षण का लाभ कहाँ कहाँ और कैसे मिल सकता है। तो इसका मैं अगर आंसर करूँगा तो इसमें ऑल इंडिया कोटा 15% में आपको आरक्षण का बेनिफिट मिल सकता है। और दूसरा डोमिसाइल स्टेट में आपको आरक्षण का बेनिफिट मिल सकता है। और थर्ड नंबर पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ही आपको डोमिसाइल का बेनिफिट मिल सकता है। अगर बात करें आप डोमिसाइल का डीम्ड यूनिवर्सिटी में, तो इसमें डोमिसाइल का कोई बेनिफिट नहीं है। अगर बात करें आप अदर स्टेट में, नॉन डोमिसाइल स्टेट में, अगर आप प्राइवेट कॉलेज के लिए अगर काउंसलिंग करते हैं तो उसमें भी आपको कैटेगरी यानी आरक्षण का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपको आरक्षण का सिर्फ 3 ही जगह पे बेनिफिट मिल सकता है। ऑल इंडिया कोटा 15% जो सेंट्रल के द्वारा कराई जाती है, MCC के द्वारा कराई जाती है। और दूसरा स्टेट काउंसलिंग जो होता है वो डोमिसाइल स्टेट आपका है, उस स्टेट में 85% कोटे के लिए, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, इसी में आपको कैटेगरी का या फिर आरक्षण का बेनिफिट मिल सकता है। और 10th नंबर का जो क्वेश्चन था काफ़ी इंटरेस्टिंग था। इसका क्वेश्चन है कि क्या डायरेक्ट एडमिशन होता है या सीट बुकिंग होता है या नहीं होता है। इसका आंसर ये है कि कहीं पे भी डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता है। जो भी काउंसलिंग के थ्रू होगा, आपको मेरिट पे ही आपको सीट मिल सकता है। बहुत रेयर केस में ही आपको डायरेक्ट एडमिशन होने की चांसेस बनती है, वो भी डीम्ड यूनिवर्सिटी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, जहाँ की NRI कोटे या फिर अदर कोटे की सीट अवेलेबल होती है। इसके अलावा आपको डायरेक्ट एडमिशन नहीं होती है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश बिहार में, तो यहाँ डायरेक्ट एडमिशन की कोई सुविधा नहीं है। जहाँ NRI कोटे की सीट है वहाँ पे स्टे वैकेंसी राउंड में जो 2-3 दिन का आपका टाइमिंग होता है, उस टाइम में, उस अवधि में आपको एडमिशन होता है। लेकिन इसके लिए आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि कौन से कॉलेज में, कौन से स्टेट में सीट बची है, वहाँ का रजिस्ट्रेशन किए थे या नहीं किए थे। उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन भी कंपलसरी होता है। रजिस्ट्रेशन अगर पहले से करके रखे हैं
तभी आप स्टे वैकेंसी में भी जा सकते हैं और आपको एडमिशन मिलता है। तो मेरा क्वेश्चन का आंसर ये है कि डायरेक्ट एडमिशन कहीं नहीं होता है, स्टे वैकेंसी में कुछ 10% चांसेज होती है। इसके लिए आपको बजट भी काफ़ी ज़्यादा चला जाता है। और ये सीट मिलती है एनआरआई कोटे की सीट। एनआरआई कोटे की सीट नेगोशिएट भी कर दिया जाता है किसी किसी स्टेट में, जिसका कि फी काफ़ी ज़्यादा होता है। अदर कोटे का भी सीट का काफ़ी फी होता है, इसमें भी नेगोशिएट किया जाता है स्टे वैकेंसी राउंड में, ठीक है। और सीट बुकिंग का बात किया जाए तो वैसे स्टूडेंट जो कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट से फ़ोन कॉल आता है, बहुत सारे लोगों के फ़ोन कॉल आता है, मैसेज आता है कि आपको सीट बुकिंग करा दिया जाएगा, तो सीट बुकिंग कहीं नहीं होता है। आप अगर जहाँ पे एनआरआई कोटे का सीट होता है या अदर कोटे का सीट होता है, उसके लिए आप कॉलेज में कुछ रुपए आपको गिरवा दिया जाता है, ठीक है, आप उसके बंधन में आ जाते हैं। इसके बाद अगर स्टे वैकेंसी राउंड में सीट बचती है तो वो सीट आपको दिलवा पाते हैं। अगर ज़्यादा सीट बचता है तो, सीट नहीं बचता है तो आपको सीट वो नहीं दिलवा पाते हैं। सपोज कीजिए स्टे वैकेंसी राउंड में किसी भी कॉलेज में अगर 3 सीट बचा हुआ है और वहाँ पे बुकिंग 10 स्टूडेंट करवा चुके हैं, तो सीट मात्र 3 ही स्टूडेंट को मिल सकता है, बाकी जो 7 स्टूडेंट हैं उनको सीट नहीं मिलेगा। यानी कि उन 7 स्टूडेंट को पैसा जो लिया है कॉलेज या फिर जो दिलवाया है उन्हें रिफंड करने पड़ता है। लेकिन अगर आप किसी दलाल या चोर के चक्कर में पड़ जाते हैं तो आप जो बुकिंग अमाउंट दिए हैं वो बुकिंग अमाउंट भी आपका लूट के चले जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं, उनसे बच के रहें। कॉलेज में भी बहुत सारे ऐसे दलाल बैठे होते हैं जो कि अपने आप को चेयरपर्सन समझते हैं और अनजान जो हमारे स्टूडेंट हैं जो नीट का तैयारी करते हुए बहुत मेहनत के साथ जो तैयारी की और अच्छा रिजल्ट लाए, वो उन लोगों के चक्कर में पड़ जाते हैं। जैसे दलाल क्या होते हैं, दलाल खुद ही चेयरपर्सन बन जाते हैं, कॉलेज के किसी केबिन में चुपके से बैठ जाते हैं और कुछ लोग होते हैं जो आपको पकड़ के उनके पास ले जाएंगे और वो बोलते हैं कि यही चेयरमैन है, आप उसको पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद चेयरमैन ना जाने कहाँ चले जाएंगे, आपका पैसा भी चला जाएगा और दूसरे दिन से चेयरमैन दिखने वाले नहीं है। तो इन सारी गलतियों को ना दोहराएं, मैं आपको बता दिया हूँ, हर एक साल ये गलती होती है। आप अगर गलती करते हैं तो हो सकता है कि हमारा बताने का कोई मतलब नहीं। तो जी हाँ दोस्तों, एक चीज़ और बताऊंगा कि हमारे यहाँ पेड सर्विस है, ठीक है। इसका 25,000 रुपीज़ काउंसलिंग गाइडेंस चार्ज है। जो स्टूडेंट अगर गाइडेंस लेना चाहते हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपको प्रॉपर गाइडेंस दी जाती है, कैसे काउंसलिंग करना है, कौन से स्टेट के लिए कर सकते हैं, क्या आपका रैंक है, इस रैंक पे कहाँ कहाँ सीट मिल सकती है। इसके लिए आप हमारे यहाँ पेड मेंबर बन सकते हैं, पेड सर्विस ले सकते हैं। आपको इसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट भी मिल सकता है। जहाँ आपको सीट अगर थोड़ा सा भी गलती करते हैं तो जो 50 लाख फी का या 50 लाख का फुल बजट का जो कॉलेज है वो आपको 60 लाख तक मिलता है, और जो 60 लाख का मिलना चाहिए वो 70 में मिल जाता है, थोड़ा सा मिस्टेक के कारण। और बहुत सारे स्टूडेंट के तो गलत चॉइस फिलिंग के कारण गलत कॉलेज मिल जाता है और उन्हें छोड़ना पड़ जाता है। और इन केस उनका 2 लाख रुपये का जो सिक्योरिटी अमाउंट होता है वो फॉरफिट कर लिया जाता है, जब्त कर लिया जाता है। तो आप किसी भी काउंसलर का हेल्प ले सकते हैं। यानी कि आपका जो अगर 25 या 20 या 50 जो भी काउंसलर आपको लेते हैं और अच्छे गाइडेंस करते हैं, आप उनको अच्छे से जानते हैं, तो आपको हो सकता है या 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख का आपको नुकसान से बचा सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।